Alhamdulillah, I'm a businessman. ठीक। I'm a social worker and business entrepreneur. रियल एस्टेट का भी काम करते हैं। जी मैंने यहाँ से दुबई से 6 कंट्रीज में ट्रैवल किया है। इसमें ओमान शामिल है, आप ठीक है। सऊदी ट्रैवल किया है मैंने, बाकू ट्रैवल किया है, स्विट्जरलैंड ट्रैवल किया है, ठीक है। मैंने यूके ट्रैवल किया है और मैंने यूएसए ट्रैवल किया है। आपने वैसे इतनी कंट्रीज में ट्रैवल कर ली है, मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट है हमारे पास, 88 नंबर पे है, जी। तो इसकी कोई बताएं कि आपने व्हाट आर द 5 इजीएस्ट कंट्रीज अकॉर्डिंग टू यू जिसमें हम जा सकते हैं। बताएं अपने उस दिन के बारे में जिस दिन आपको लगा कि मेरी जिंदगी बदल। ये मुझे फील हुआ जब मेरी फर्स्ट डील क्लोज होने के बाद। Welcome to the Masala Mike podcast. Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of the Masala Mike podcast. First of all, I'd like to thank each and every one of you for giving all the love and support in the third episode that you have. For today's guest that we have is a Pakistani expat success story who is also a real estate agent, but इनके interests वगैरह थोड़े से different हैं. So without wasting any time, let's introduce you to our newest guest of the day. अस्सलाम वालेकुम हफीज़ भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना लंबा सफ़र तय करके आए। तो हमें आप बताएं कि आपका सफ़र कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बेहतरीन था। आप भाइयों की मोहब्बत है जो हमें इतने दूर से खींच लाई आपकी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, फॉर एग्जांपल पहला सवाल आपसे मैं करूँगा, आपकी लाइफ एक बुक है, जी बिल्कुल। उसका पहला पेज उसकी समरी है, तो आपकी लाइफ की समरी क्या होगी? समरी इन शॉर्ट या इन लॉन्ग? इन शॉर्ट कर लें, लॉन्ग कर लें, वो आप पे है, लेकिन समरी पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी फैमिली का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो इन्होंने बिगनिंग से लेके मुझे इस मकाम तक पहुँचाया। मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। उसके बाद हमारा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। एक छोटा सा शहर है पाकिस्तान में जिसका शायद बहुत से लोग जानते हों, बहुत से लोग ना जानते हों। बेसिकली इसका नाम कलरकार है, डिस्ट्रिक्ट चकवाल में है। वहाँ से हमारी ज़िंदगी का स्टार्ट हुआ। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन लाइफस्टाइल होने के बावजूद ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मकाम एक ऐसा आता है जहाँ पे आपको वो लाइफ सर्कल, वो अपनी गैदरिंग से निकल के आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है। तो हमारी ज़िंदगी में भी एक ऐसा स्टार्टअप आया। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद सब बच्चों की तरह हमारे भी थॉट्स ये थी कि यार बाहर जाना है, पैसा कमाना है, लग्जरी लाइफ देखनी है। तो जैसा कि हम लोगों से सुनते आए हैं कि एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जो बाहर के मुल्कों में पाई जाती है, तो उस मेंटेलिटी को लेके हमारे जहन में वो चीज़ें आई कि यार देखना है लग्जरी लाइफ कैसी होती है, घूमना है, पैसा कमाना है, जो इनिशियली टीनेजर्स में हम कहते हैं कि यार एक मोटिव होना चाहिए। तो उस गोल को लेके हमने आफ्टर कंप्लीशन द स्टडी हम निकले हैं वहाँ से, एक अपना मोटिव लेके, अपने गोल्स लेके, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कदम रखा दुबई की सरजमीन पर। जी जी। दुबई ने हमें अच्छे तरीके से वेलकम किया और हमारा स्ट्रगल शुरू हुआ दुबई से। इनिशियली जब हम दुबई में लैंड हुए तो बहुत से ऐसे चैलेंजेस थे जिनको हम फेस करने के लिए रेडी थे। हमारा माइंडसेट पहले ही उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था। ठीक है। तो वक्त के साथ साथ हमने एक जर्नी शुरू की, अपनी लाइफ की न्यू जर्नी, जो पाकिस्तान की लाइफस्टाइल से हट के लाइफस्टाइल रहता है। ठीक। अच्छा सर, आप मुझे पहले तो ये बताएं कि व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? यहाँ पे दुबई में क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम अ बिजनेसमैन। आई एम अ सोशल पर्सन, सोशल वर्कर एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योर। बेस्ट, ठीक है। अच्छा, आपसे कैंडिड कन्वर्सेशन हो रही थी मेरी थोड़ी सी, तो उसमें आपने मुझे बताया था कि आप रियल एस्टेट का भी काम करते हैं। जी जी। तो डील उसमें आपकी कोई हुई हो, पहली डील कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह जब दुबई की सरजमीन पे हमने कदम रखा तो उसके मुताबिक माय फर्स्ट जॉब वाज रियल एस्टेट। ठीक है, पहली जॉब थी। पहली जॉब थी, बिल्कुल। आई मीन जिसे कहते हैं ना कि आप बिल्कुल नए माइंडसेट के साथ आए हो किसी दूसरे मुल्क में, यू डोंट नो एनीबॉडी, यू डोंट नो एनीथिंग। तो उसके मुताबिक आप एक ऐसी सरजमीन पे कदम रखते हो जहाँ पे आपको कोई जानता भी नहीं है। ठीक है। तो वहाँ से हमारी स्ट्रगल शुरू हुई, जिसके मुताबिक आप कह सकते हैं कि जो उस स्ट्रगल के दौरान जो टाइम फ्रेम आप रख सकते हैं 6 to 8 months, ठीक है, जो हमने स्ट्रगल किया। लोगों ने कहा कि नहीं होगा, ऐसा होगा, बहुत स्ट्रगल होगी टाइम टू टाइम, लेकिन टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रही। रियल एस्टेट कंपनी ज्वाइन करने का मोटिव एक ही था कि बहुत से लोगों से हमने सुना था कि पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है, दुबई की रियल एस्टेट की मार्केट बहुत अच्छी है, इजीली अर्निंग हो जाती है, जो कि चीज़ें मैं कहता हूँ किसी हद तक ठीक हैं।
ठीक है, मोस्टली जो 20% लोग हैं उनके साथ काम करते होंगे, बट बाकी जो 80% लोग हैं वो स्ट्रगल, डे वन से स्ट्रगल उनकी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जब तक वो अपनी इस पोजीशन तक नहीं लाते, अपने आप को एजुकेट नहीं करते कि रियल स्टेट बट द बेसिक इज रियल स्टेट, ठीक है। इसके बेसिक्स, कोई भी फील्ड है उसके बेसिक्स आपको जानना जरूरी होते हैं। मतलब यही है कि बहुत स्ट्रगल रहा होगा। मेरे अगला सवाल भी इसी मुताबिक था, तो मुझे ऑलरेडी आपका इस चीज़ का जवाब मिल गया जी जी। कि स्ट्रगल आपने की है इस सारे में जो भी है। तो आप मुझे बताएं अपने उस दिन के बारे में जिस दिन आपको लगा कि मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। ये मुझे फील हुआ जब मेरी फर्स्ट डील क्लोज होने के बाद, फर्स्ट डील क्लोज होने के बाद। 3 महीने के स्ट्रगल के बाद आई वाज एबल टू क्लोज वन डील। ठीक है, आपके हिसाब से कि जल्दी था या मतलब टाइम लगा ये पहली डील को? मेरे मुताबिक मतलब बाकी रियल एस्टेट के एजेंट्स को अपने दिमाग में रख के बोलें कि उनका क्या होता है और आपका कैसे हुआ। देखिए, मैं इसलिए इसको कंपैरिजन नहीं करता क्योंकि हर बंदे का माइंडसेट होता है। ठीक है, मे बी अगर कोई एक बंदा दुबई में आता है, वो किस माइंडसेट के साथ आ रहा है, उसकी कितनी क्वालिफिकेशन है, कितने उसमें स्किल्स हैं, उसके मुताबिक मैं अपने आप को कंपेयर नहीं करता। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई फील दैट कि मेरे लिए मुताबिक वो अच्छा टाइम था। ठीक है, विद इन 3 months if you are closing the deal, ठीक है, when you are fresh here, when you ठीक है। don't know anybody here, when you don't know anything here, ठीक है। तो उसके मुताबिक आप इट्स अ गुड टाइम, आपने अच्छा किया उसमें अच्छा साथ। किया। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। ये बहुत अच्छी बात है, अपने आप से सेटिस्फाई होना हाँ भी जी, चाहिए। हाँ जी। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि आपकी हॉबीज क्या क्या है यहाँ पे हॉबीज काम के अलावा? दुबई में तो आके काफ़ी चेंज हो गई हॉबीज। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इन्वायरमेंट डिफरेंट है, वहाँ पे हॉबीज डिफरेंट है। दुबई में आके काफ़ी चेंज हो गई हैं। दुबई में हॉबीज मेरी मोस्टली जो है ड्राइविंग है। ड्राइविंग है। आई लाइक ड्राइविंग। ठीक है, अगर आप मुझे कहें ना कि अभी हमने यहाँ से ओमान जाना है, ठीक है, तो पर्सनली मैं कहूँगा कि चलो अभी चलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मेरी हॉबीज हैं गोल्फ खेलना। ठीक उसके बाद हॉबीज हैं मोस्टली आई स्पेंड टाइम ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया एंड उसके बाद बिजनेस है हमारा। बिजनेस है। ठीक है, तो ट्रैवलिंग वगैरह का शौक है या नहीं है? बिल्कुल भी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा शौक अच्छा, है मुझे। ट्रैवलिंग का शौक है। ट्रैवलिंग का बहुत तो शौक। आप मुझे जरा बताएं कि आपको कोई मतलब ट्रैवल आपने कहीं किया हो? मैंने यहाँ से दुबई से 6 कंट्रीज में ट्रैवल किया है। 6 कंट्रीज में ट्रैवल किया है। हाँ ठीक जी। है, तो वो कौन कौन सी है 6 कंट्रीज? उसमें ओमान शामिल है आपका, ठीक है, जो नियरेस्ट का है, दुबई से शॉर्टेस्ट वे है। ठीक है, सऊदी ट्रैवल किया मैंने। ठीक है, मैंने बाकू ट्रैवल किया है। ठीक है, मैंने very nice, स्विट्जरलैंड ट्रैवल किया है। ठीक है। मैंने यूके ट्रैवल किया है और मैंने ठीक है। यूएसए ट्रैवल किया है। अच्छा, बाकी जो सऊदीया वगैरह वो तो चलो सिमिलर एनवायरनमेंट है यहाँ से। जीसीसी कंट्रीज में, हाँ। जीसीसी कंट्रीज सिमिलर एनवायरनमेंट हाँ। होती है। आपने स्विट्जरलैंड का बता रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड का कल्चर, उधर की एनवायरनमेंट, इधर से क्या डिफरेंस है उसकी? वो डिफरेंस है। मतलब फर्स्ट डिफरेंस यही है कि आपका एनवायरनमेंट टोटली चेंज है। ठीक है, नेचुरल फीलिंग है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं हमारे जैसे नॉर्दर्न एरियाज हैं पाकिस्तान में, ठीक है, सेम फीलिंग है। अच्छा, same सेम फीलिंग है। लोग बहुत अच्छे हैं, लोग कोऑपरेटिव हैं, और एनवायरनमेंट मोस्टली जो है वहाँ पे ठंड रहती है, और ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंड होती है कि आप मतलब इसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। अच्छा, लोग उधर क्या बाजार से अच्छे होते हैं, तो लोगों ने कभी ये तो नहीं किया यार ये पाकिस्तानी इधर आ गया तो इससे थोड़ा इनडिफरेंट ट्रीट करते हैं? नहीं, वहाँ पे ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। वहाँ पे कोई आपको मतलब अच्छे से वेलकम करते हैं। मेरा है। एक्सपीरियंस पर्सनली ये बहुत अच्छा रहा है। वहाँ के लोगों ने अच्छा वेलकम किया है, सपोर्ट किया है। अगर कहीं आपको रास्ता आपको पूछना है तो आप लोगों से पूछेंगे, वो आपको इजीली बताएंगे। ठीक है, उसमें वो पाकिस्तानी, इंडियन, वो नहीं देखते। कोई कुछ भी नहीं, नेशनलिटीज का वहाँ पे कोई अच्छा, नेशनलिटीज को नहीं देखते। बहुत कोई अच्छी नहीं बात है, ऐसा ही होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो यार आपने वैसे इतनी कंट्रीज में ट्रैवल कर ली है, मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट है हमारे पास, 88 नंबर पे है, जी तो जी। इसकी कोई बताएं कि आपने कैसे किया है, वीजा एक्सेप्टेंस कैसे आपकी होती थी? असल में ये आपकी वो चीज़ें हैं, जब आप पाकिस्तान से निकल के दुबई आते हैं तो दुबई की एक अपना, क्योंकि ये दुबई सेंट्रल है, यहाँ पे आपकी वैल्यू दुबई की रेजिडेंस के नाम से वो आपकी होती है, शनाख्त होती है। ठीक है, तो जब आपकी एमिरेट्स आईडी हो जाती है, आपका वीज़ा सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आपकी नहीं होती। ठीक है, यू कैन इजीली ट्रैवल। अगर आपकी हिस्ट्री बनी हुई है, आपके अकाउंट में यू हैव सम मनी हियर, तो आप उस पर ट्रैवल इजीली कर सकते तो हैं। आप वो ये नहीं देखते कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट, वो ये देखते हैं कि यूएई का रेजिडेंट यूएई है। का रेजिडेंस ठीक है। है, पाकिस्तानी पासपोर्ट मैटर्स करता है, ठीक है, लेकिन अगेन वो आपकी जब आपकी वो हिस्ट्री आ जाती है, उसमें क्रेडिट हिस्ट्री आ जाती है, आपकी जो बैंक का स्टेटमेंट आ जाती है, तो उसमें चांसेस कम होते हैं। ठीक है। एज अ पाकिस्तानी जी जी। आप किसी कंट्री जाना चाहते हैं, सोच रहे हैं मैं 4-5 मुल्क घूमना चाहता हूँ, तो व्हाट आर द 5 इजीएस्ट कंट्रीज अकॉर्डिंग टू यू जिसमें हम जा सकते हैं? उसके मुताबिक तो अगर हम पाकिस्तानी पासपोर्ट को देखें, ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि हमें इतनी अवेलेबिलिटी है इस कंट्री को जिसमें हम घूम सकें। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें एज अ रेजिडेंस ऑफ दुबई, उसमें हमारे पास जिसमें आपका वीज़ा ऑन अराइवल है, वीज़ा फ्री है कंट्रीज, तो आई मीन
तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अगर आप मेरी बात करें तो मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी स्विट्जरलैंड है। ठीक है, स्विट्जरलैंड, कनाडा, यूएसए और यूके है। ठीक है। स्विट्जरलैंड, कनाडा, यूएसए और यूके। यूके, तो अब मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल जी जी। आप कहते हैं कि आपने अभी यूएई छोड़ना है, यूएई से बस हो गई है, आप किधर परमानेंटली जाना चाहेंगे पाकिस्तान के अलावा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जाएंगे, वहाँ पे मतलब काम वगैरह सब उधर करेंगे तो? जी जी। अच्छा, ये काफ़ी होता है कि सेटल होने में बंदे को मुश्किल होगी। आप यूएई में आए हैं, आपको ज़ाहिर बात है मुश्किल तो हुई होगी। जी बिल्कुल। तो आपको डर नहीं लगता कि आप स्विट्जरलैंड या किसी नई जगह पे जाएंगे तो कैसे एडजस्ट करेंगे? देखिए इसका एक शॉर्टेस्ट आंसर यही है कि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी जो आप मिस कर रहे हैं। ओहो, तो उसको अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहते हैं तो आपके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। रिस्क लेके ही मैं पाकिस्तान से दुबई आया था। रिस्क लेके आप आए थे, लेकिन ये है कि आप इधर ऑलरेडी इतना सेटल हो गए हैं तो आपको दोबारा से करने में एक होती है बंदा यंग एज होता है। अभी आपने यंग एज में इतना ज़्यादा मतलब कर ली है, जो सक्सेस टेस्ट कर ली है, जी जी। तो आप मतलब अभी हो गए ना 20 से आप 30 में जा रहे हैं, 35 फॉर एग्जांपल आपकी एज हो जाती है, तब आप कहते हैं, तब आपको ये नहीं होगा यार तब तो मैं यंग था तब मैंने कर लिया था लेकिन अब मुझसे दोबारा नहीं होगा, इस तरह की आपकी मेंटालिटी नहीं है? मेरी इस तरह की बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी भी चीज़ में रिस्क लूँ, ठीक है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे पर्सनल लाइफ है। जब है। मैंने सोच लिया है कि आई हैव टू टेक द डिसीजन, देन आई हैव टू टेक। ठीक है। आज में आपके बहुत सी गैदरिंग्स आती हैं जिसमें अगर आप शेयरिंग करते हैं कि किसी के साथ आइडिया शेयर कर दिया, वो बंदा आपको कहता है कि नहीं यार ऐसा ना करो, ऐसा हो जाएगा। आई डोंट लाइक दैट। ठीक है, मैं उस बंदे से मैं अपना आपको साइड पे कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आप इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ, ठीक है, ओके, तो एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। एवरीथिंग इज गुड। हाँ, ठीक है। अच्छा, आपने बताया था आप अज़रबैजान भी गए, राइट? जी, बाकू, राइट? बाकू। तो यहाँ पे और वहाँ पे क्या डिफरेंस था? मतलब आ, वेदर वाइज भी बता दें, लोगों का भी बता दें, क्योंकि आई थिंक आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट बाकू फ्रॉम अदर फ्रेंड्स एज़ वेल। जी जी। तो आप इनमें ज़रा बताएं आपके हिसाब से। वेदर के हिसाब से तो बाकू ठंडा इलाका है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अच्छा था वहाँ पे। ठीक है, लोगों की हमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज हुई थी, लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, क्योंकि उनको कई दफ़ा इंग्लिश समझ भी नहीं आती, मोस्टली उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो उनको इंग्लिश बताते बताते हमारी इंग्लिश, अपनी इंग्लिश भी खराब अपनी हो इंग्लिश गई, खत्म हो जाती अपनी है। इंग्लिश खत्म हो जाती है। तो उसके ऐसा चांसेस भी हुए हैं कि हमने उनको मोबाइल पे चीज़ें ट्रांसलेट करके बताई हैं। अच्छा, अगर आप किसी भी शॉप पे जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो आपने उनको मतलब अगर आपको लैंग्वेज बैरियर आ रहा है ठीक तो है। हमने उनको यूट्यूब से या उनको गूगल से सर्च करके चीज़ें बताई वो हैं। अक्सर होता है गूगल ट्रांसलेटर में जाते हैं उधर अपना टाइप करते हाँ हैं। जी, वो मेरा भी इस तरह का काम है, घूमने फिरने वाला थोड़ा काम है, तो अरबी की नज़र आ जाए, अगर मुझे समझ नहीं आती, वैसे तो चलो थोड़ी बहुत आ ही जाती है, नहीं आती तो इसको लिख के बताती है कि ऐसे है, बिल्कुल। कहता हाँ ठीक है। Sure. तो और दूसरा वहाँ पे एक जो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि वहाँ पे मतलब डिफरेंट नेशनलिटीज़ काम कर रही हैं। ठीक है, अच्छी बात दूसरी ये लगी कि वहाँ पे आपको कोई रोकने वाला नहीं, इवन के पुलिस आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर किसी इमरजेंसी में आपको हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया है या कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, अदरवाइज अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप होटल में स्टे करते हैं, होटल में है तो वो होटल में ही है, ठीक है। कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई आपको कहेगा नहीं, कोई आपको मना नहीं करेगा कि यहाँ पे पिक्चर्स ना लो, यहाँ पे वो ना करो, यहाँ अच्छा, पे वो रिस्ट्रिक्शंस कोई बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो आई थिंक मुझे एक दोस्त बता रहा था कि तुर्की में ये चीज़ें भी रिस्ट्रिक्शन है। हाँ जी, तुर्की में भी बता रहा था और इजिप्ट में भी बता रहा था। वो उस वहाँ पे वजह से काफ़ी हैं, वहाँ पे काफ़ी, हैं। वहाँ पे इजिप्ट में तो मेरे ख्याल से वो पिरामिड भी जो है उधर तो वीडियोस वगैरह लेना अलाउड ही नहीं है। हाँ जी, हम वहाँ पे गए थे, इनकी जो नेशनल असेंबली है, ठीक है, वहाँ पे गए थे, हमने वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ली हैं। अच्छा, तो मतलब डिफरेंट जगह पे जाके, वहाँ पे लोकेशन पे जाके हमने पिक्चर्स वगैरह लिए, तो हमें किसी ने मना नहीं किया। ठीक है, तो ये मुझे बात सबसे अच्छी बात ये लगी, जैसे हम कंपेयर करें ना, मतलब किसी भी जगह आप घूमने जाएं, वहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी कंट्रीज का कर रहे हैं, किसी भी कंट्रीज में ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो वहाँ के रूल्स को पहले चेक कर लें, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या रूल्स हैं, वहाँ पे आपने कैसे जाना है, करेंसी। दूसरा वहाँ पे हमें ये इशू आया था करेंसी एक्सचेंज का, ठीक है, करेंसी डिफरेंस जो है, तो वो थोड़ा सा इशू हमें आया था। बाकी होटल स्टे वगैरह, वहाँ की जो लाइफ है हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई, स्पेशली उनके खाना। ठीक है। तो आप क्या टिप देंगे कि करेंसी आपके पास होनी चाहिए ऑलरेडी उनकी? क्या करेंसी बिल्कुल कहीं भी आप ट्रैवल करते हैं करेंसी आपको चाहिए लाजिम, करेंसी या कहीं पे चल भी जाती है, चलो किसी दिरहम चला कंट्रीज लिया? में, किसी कंट्रीज में चल जाती है, लेकिन वो आपकी फैसिलिटी होती है, आप जो एयरपोर्ट पे जाते हैं ठीक वहाँ पे आप एक्सचेंज करवा सकते हैं अपना। मोस्टली अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अपने
कार्ड जो आपके पास है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक हो बट अगेन वो आपको ढूंढना पड़ता है कि यार मुझे किस बैंक में जाना चाहिए, कहाँ पे एटीएम्स है, कहाँ पे, तो इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। इसमें ये सजेस्ट करूंगा कि कुछ करेंसी आप अपने पास रख लें ट्रैवल करने से पहले। और वहाँ पे जो है स्पेशली वी आर पाकिस्तानीज, हमारे रिस्ट्रिक्शन चल रही हैं, तो वहाँ पे वीज़ा वगैरह का प्रोसेस वगैरह चेक कर लें। रिसेंटली अभी मैं कतर ट्रैवल किया था, तो हमारे एज आ पासपोर्ट के ऊपर एंट्री फ्री है आपकी, ठीक है वीज़ा फ्री है। हाँ जी लेकिन उन्होंने हमें वेट कराया था अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स। 2 आवर्स वेट करना पड़ा तो वो थक गए होंगे फिर तो हालत खराब हो गई होगी ऐसे ही है। हाँ। तो एयरपोर्ट के ऊपर 2 घंटे आपने बैठ के इंतजार करना, 2 घंटे बैठ के, और उसमें वो भी नहीं था, ऑलरेडी हमारे पास ऑलरेडी होटल बुकिंग वगैरह थी, डॉक्यूमेंट्स हमारे सब थे, एमरेट्स आईडी वगैरह, अकाउंट स्टेटमेंट्स वगैरह सब कुछ थी। लेकिन उसके बावजूद हमारे पासपोर्ट को देख के तो हमें वेट करना पड़ा 2 घंटे के लिए। अच्छा 2 घंटे के लिए वेट करना पड़ा। अच्छा आपने इतना ज़्यादा घूम लिया, तब मेरे दिमाग में तो आपको मतलब अपने आप को मैं पिक्चर आपको कर रहा हूँ कि ट्रैवल ब्लॉगर रही है। ट्रैवल कभी सोचा नहीं है कि ट्रैवल ब्लॉगिंग की जाए? असल में आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन, ठीक है कुछ हद तक है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन। हाँ, इन फ्यूचर मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग वगैरह शुरू करूँ। ठीक है एक थोड़ा सा होता है ना कि एक हॉबी, उसमें हॉबी कन्वर्ट हो रही है। मेरी अपनी स्टार्टिंग ब्लॉग से हुई थी, पहले मैं व्लॉग्स करता था, फिर आके ये पॉडकास्ट मैंने शुरू किया है। दैट्स गुड, बहुत अच्छी आपकी वीडियोस वगैरह हम देखते रहते हैं। जी जी हम बहुत एंटरटेन होते हैं आपकी वीडियो से, एक अच्छी होती हैं कि हमें थैंक यू सो मच। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा अगली डेस्टिनेशन क्या होगी अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं? अगली डेस्टिनेशन मेरी होगी तुर्की। तुर्की क्यों? वहाँ की सकाफत से, सकाफत से? वहाँ की सकाफत से, वहाँ पे असल में हम इंस्पायर्ड हुए थे अर्तुगरुल ड्रामा से। अच्छा एर्तुगरुल अर्तुगरुल ड्रामा से उनकी जो है मतलब आप अगर पीछे चले जाएं 1 सदी 2 सदी में आप पीछे चले जाएं, तो मतलब वहाँ पे आपकी एक नेचुरल फीलिंग आती है। ठीक है वहाँ पे कोई आर्टिफिशियल वगैरह सीन नहीं है, वहाँ पे बहुत अच्छी जो हमारा एक हेरिटेज भी वहाँ पे मौजूद ठीक है, है जो हमारा चलता आ रहा है। ठीक है तो वो आई लाइक दैट थिंग्स। ठीक है। अच्छा यार मैं ना तुर्की के बारे में कल या परसों ही मैंने मतलब रिसर्च करा, वैसे ही मैं रिसर्च कर रहा था यार देखना चाहिए। तो उधर के रूल्स वगैरह थोड़े से पहले स्ट्रिक्ट थे, अब का मुझे नहीं पता, लेकिन पहले थोड़े स्ट्रिक्ट थे मुस्लिम्स के लिए स्पेशली, क्योंकि एक साइड उसकी यूरोप में भी आती है, बिल्कुल। ठीक है, एक साइड उसकी मिडिल ईस्ट में आती है, तो यूरोप साइड की वजह से मुस्लिम्स के लिए रिस्ट्रिक्शन है उसकी। Sure. तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? रिस्ट्रिक्शंस तो आप कुछ ही ऐसे कंट्रीज होंगे जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी आपकी, वैसे रिस्ट्रिक्शन चलती रहती हैं आपकी। लेकिन अभी उनकी, जहाँ तक मैंने उनकी अथॉरिटी से बात हुई है मेरी, तो वो कह रहे हैं कि कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ा होगा। ठीक है ठीक है। तो सर काफ़ी बातें होगी, अभी हम अपने गेम सेगमेंट की तरफ जरा जाते हैं, जी। ठीक है। तो वो गेम सेगमेंट आपको क्वेश्चन तो नहीं बताया, लेकिन आपको फॉर्मेट बता दिया, तो खैर फिर एक बार बताता चलो। गेम सेगमेंट में हमने इन्हें देने हैं 2 चीज़ें, जैसे पिछले गेस्ट को दी है, ठीक है। 2 चीज़ें देंगे, उनमें से इन्हें एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। ठीक है हफीज़ भाई, समझ आ गई? चलें जी, शुरू करते हैं गेम। शुरू करते हैं। अब मेरे पास कुछ सवाल हैं गेम सेगमेंट के लिए। तो अच्छा जी, इजी से शुरू करो हार्ड से शुरू करो? जैसे आपका दिल करे। जैसे मेरा दिल करे। तो आप रेडी हैं? आप रेडी? आई एम 100% रेडी। ठीक है। तो सर स्विट्जरलैंड और पुर्तगाल? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड नहीं, स्विट्जरलैंड। ठीक है। पुर्तगाल आपने ट्रैवल नहीं किया फिर भी? स्विट्जरलैंड फिर भी स्विट्जरलैंड। ठीक है। अच्छा गाड़ी के हिसाब से अब करें तो गाड़ियों को वैसे शौक है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। इलेक्ट्रिक कार या फ्यूल कार? फ्यूल कार, ऑफ कोर्स। फ्यूल कार। फ्यूल कार में एक फीलिंग होती है जो इलेक्ट्रिक कार में बिल्कुल नहीं है। वो तो होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार एफिशिएंट नहीं है ज़्यादा नहीं एनवायरनमेंट के हिसाब से भी, दूसरा के खर्चे भी बचाती है आपके। नहीं, खर्चे जिसने गाड़ी रखनी है, इलेक्ट्रिक रखनी है, तो उसके पास इतने खर्चे के पैसे भी होते हैं। ठीक है तो वो एक चीज़ है कि मतलब गाड़ी एक ऐसी चीज़ है पर्सनली मेरे, कि आप उसको ड्राइव कर रहे हैं और आप उसको फील कर रहे हैं, ठीक है ना कि आप गाड़ी आपको फील करा रही है। नहीं, ठीक है पर्सनली अगर आप देखे जाएं तो आम बेसिकली मेरी एक हॉबी ये भी है कि मैं गाड़ियाँ पसंद करता हूँ। ठीक है। गाड़ियाँ, आई लव द कार्स, स्पेशली मैनुअल्स एंड जिसमें पेट्रोल कार्स। ठीक है, मतलब आपकी फेवरेट कार फिर मुझे ये मैं जानना है। गेम सेगमेंट चलो कंटिन्यू होता रहेगा, निसान लेकिन आप पेट्रोल। निसान पेट्रोल, निसान पेट्रोल। ये मैंने दिमाग में सोच लिया था। बीटीसी आपको पसंद होगा, ऐसा ही है? जी जी। निसान पेट्रोल बीटीसी, ठीक है। अगला सवाल है सर मेरा आपसे, अजरबैजान या जॉर्जिया?
जॉर्जिया जॉर्जिया जाएंगे। जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अगला जी, विलेज लाइफ या सिटी लाइफ? इसका आंसर थोड़ा सा टफ है, क्योंकि कुछ टाइम मेरे मुताबिक इंसान की ज़िंदगी में कुछ टाइम होता है जहाँ से उसको मोटिवेशन मिलती है कि यार पैसा कमाना है, ठीक है, तो वो पैसा कमाने के लिए आपकी वो सिटी लाइफ में जाना चाहता है जहाँ असल बसल हो। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप पैसा कमा लेते हैं तो इंसान कहता है कि नहीं यार अब सुकून चाहिए, अब पैसा बहुत हो गया, अब पैसा भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, फैमिली वगैरह है, तो अब विलेज लाइफ चाहिए जिसमें सुकून हो। ठीक है। वही आपकी मेरे वाली सोच है। अच्छा, आपने फैमिली की बात की है, तो पहले तो ये बताएं, आर यू मैरिड? अल्हम्दुलिल्लाह नो। नहीं, ठीक है। तो आप सर इसमें ये बताएं कि दो चीज़ें आप मैं दे रहा हूँ, अरेंज मैरिज और लव मैरिज। लव मैरिज। लव मैरिज, ठीक है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने अच्छी लाइफ गुजारनी है, आ, देखिए इसको मैं इसलिए चूज किया लव मैरिज कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ कि मैं हमेशा जब भी अपने फैमिली के साथ बैठता हूँ, दोस्तों के साथ बैठता हूँ, गैदरिंग में मैं एक चीज़ कहता हूँ कि यार देखो, हमारा जो एज साइकिल है ना, वो मोस्टली हमारे, अगर मैं स्पेशली पाकिस्तान की बात करूँ ठीक तो है, हमारे एज साइकिल 40 से 50 तक मैक्सिमम, ठीक है, इसके ऊपर एज साइकिल नहीं रहा। ठीक है। पहले थे 60, आप पहले तो देखें पहले 100, 100 भी मारे हैं, 100, century आ गई थी। 110, तो उसमें अब एज साइकिल बहुत कम हो गए। हाँ, एक बच्चा जो मतलब अपनी जिंदगी पैदा होता है वहां से लेके अपनी एजुकेशन तक, वो अपने 18 साल, 20 साल, 22 साल वो अपनी एजुकेशन में गुजार देता है। ठीक है, आपकी एज सर्कल 50 है, ठीक है, आपके मतलब 20 से 25 साल हाफ सर्कल आपका एजुकेशन में चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब आपका मतलब हमारे जवान होती है नस्ल, तो उसके बाद उसमें ये आ जाती है कि यार अब इसको कुछ जॉब चाहिए। ठीक है, 25 साल के बाद, 25 साल अपने लाइफ के स्पेंड करने के बाद, एजुकेशन स्पेंड करने के बाद वो बाहर निकलता है स्ट्रगल के ठीक है। लिए, 2-4 साल उसको लग जाते हैं। 30 साल की जब वो पहुंचता है तो फिर घर वाले कहते हैं कि उसकी मैरिज करा दो। ठीक है, 30 साल के बाद 10 साल उसके पास टाइम होता है मैरिज लाइफ एंजॉय करने के बाद, फिर उसके बाद जो होता है ना, फिर वो विलेज लाइफ और सुकून और वही चीज़ चाहिए होती है। वही चीज़ सही तो होता इसके मद्देनज़र अगर आप करें, मैं एक ये सजेशन देना चाहता हूँ कि जो आने वाली नस्ल है उसमें ये होना चाहिए, पर्सनली आई सजेस्ट दैट कि यार 18 साल का बच्चा हो गया ना, है। हाँ, एजुकेशन उसकी ज़रूरी है, नो डाउट एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन उसको बाहर भेजें, उसको रिस्क लेना सिखाएं ज़िंदगी में। ठीक कि यार जब हर इंसान की ज़िंदगी में एक गोल्डन चांस होता है, ठीक है, गोल्डन चांस आपको एक दफ़ा ही मिलता है। हाँ जी, अगर आप पूरी ज़िंदगी में देखें ना, तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको कहीं ना कहीं गोल्डन चांस मिला हो, हाँ, हाँ, और उसमें से 5 to 7% ये जो है इंसान है वो उस गोल्डन चांस को अवेल करते हैं। हम्म, और वो गोल्डन चांस अवेल करने का कैसे थे, जब आप रिस्क लेंगे, जब आप सीखेंगे उन चीज़ों को, बार बार आपके अंदर पोटेंशियल होगा कि यार नहीं ये मैंने काम करना है, ठीक है, चाहे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो। नुकसान होगा तो आप सीखेंगे, फ़ायदा होगा तो आप उसमें और जाएंगे, उसमें और जाएंगे। जाएंगे उसमें। तो जब बच्चा 18 से 20 साल के बाद, 20 साल से 25 साल की उम्र में वो रिस्क लेना सीखेगा, 5 साल का गैप आएगा, तो ही इज 100% प्रिपेयर्ड फॉर रिस्क। तो ठीक उसकी लाइफ में जब 50 साल की लाइफ है, 25 साल में उसने गुजार दिए, ठीक है, अगले 10 साल में जब भी उसको गोल्डन चांस मिलेगा तो वो उसको बड़ी जल्दी अवेल कर सकेगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर। पहली तो बात ये है कि रिस्क के बगैर कोई काम नहीं होता, कोई काम आपको रिस्क लेना ही पड़ता है बिल्कुल। अगर आपको बड़ा करना है, नहीं तो फिर आप वही 9 to 5 की जॉब में पूरी जिंदगी गुजार दोगे। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा ये है कि मेरे दिमाग में ये सवाल है कि आपने चूज किया लव मैरिज, लव मैरिज। तो आपके ख्याल से क्या अरेंज मैरिज ठीक नहीं है, या क्योंकि आपके माँ बाप भी तो आपका अच्छा चाहते हैं, बिल्कुल अच्छा चाहते हैं तो वो सोच के ही कुछ करेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो उस चीज़ के बारे में आप क्या कहते हैं? अरेंज मैरिज मैं उसको नहीं कहता गलत है उसमें, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पहले क्लियर करनी पड़ती हैं। ठीक है, ठीक है, इस ज़बरदस्ती वाली वो मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। हाँ जी, वो तो ज़बरदस्ती वाला ना ही वो चीज़ें हैं। ठीक है, आजकल के अगर हम देखें तो आई थिंक 9 to 10% हमारे ऐसे जवान हैं जो सिर्फ इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि यार माँ बाप मानेंगे फिर शादी होगी। मतलब उनके अपनी लाइफ, पर्सनली लाइफ गोल से हट के, जो उनके लाइफ गोल्स हैं, जो उनका मोटिव है कि यार पैसा कमाना है, अच्छी लाइफ बनानी, उनको हट के हाँ जी, सिर्फ वो इसी इंतजार में बैठे हैं, 4 साल 5 साल 7 साल इंतजार में बैठे हैं कि यार हमारे माँ बाप मानेंगे माँ बाप तो हम उसके बाद शादी होगी, उसके बाद गोल सेट करेंगे। हाँ जी, तो अगर उसमें जो अरेंज मैरिज होती है उसमें एक ये आता है कि अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं होती। ठीक है, मोस्टली अरेंज मैरिज अगर आप डिवोर्स केस देखें ठीक तो है, वो उनकी रेशियो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। अच्छा, ठीक है,
उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। और इसकी एक वजह ये भी है कि अंडरस्टैंडिंग ना होना। हाँ, जब तक आप पर्सनली एक दूसरे को फील नहीं करते, बात नहीं करते, अंडरस्टैंड नहीं करते, क्योंकि ये शादी जो होती है अकॉर्डिंग टू मी एक ऐसा रिश्ता है जिसको आपने हर हाल में निभाना है, ठीक, ऐसी बात। चाहे आपके अच्छे हालात हों चाहे आपके बुरे हालात हों। ठीक, तो आजकल तो दौर ही पैसे का है। अगर आपके पास पैसा है, अच्छी गाड़ी, आपकी लाइफ, तो आपको मतलब अरेंज क्या, लव क्या, कुछ भी नहीं है, कुछ भी आपके पास हर चीज़ अवेलेबिलिटी है। तो मेरे मुताबिक एक इंसान की लाइफ का मोटिव ये भी होना चाहिए कि आप पैसा कमाना है। ठीक है। सब आपको मिलेंगे, लेकिन पैसा जो है ना, पैसा इज द कमाना। मेन पावर। ठीक अगर है, आपके पहले पास पैसा कमाना है, फिर कोई और चीज करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। पहले जब मैं निकला था घर से तो मेरा मोटिव यही था कि पैसा कमाना है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस स्टेज पे पहुंच गया हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि यार अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लिविंग लग्जरी लाइफ। लग्जरी लाइफ। ठीक है। लग्जरी लाइफ। तो आइडियल एज शादी की? आइडियल एज मेरे मुताबिक 30-35। ज्यादा लेट नहीं हो गया वैसे? नहीं, ठीक है। ये जो लाइफ होती है ये मेच्योर लाइफ होती है। मैच्योर लाइफ होती है Mature बाकी life। वो मेरे मुताबिक कई लोग कहेंगे कि यार नहीं 18 साल के बाद शादी कर दो, 22 साल के बाद शादी कर दो। उसमें ये होता है कि मेच्योरिटी लेवल आप उस पर आ जाता है। जी जी। जैसे मैं थिंकिंग करता हूँ कि यार मैंने डिसीजन लेने हैं। ठीक है। मैंने 20 साल की जिंदगी में अपने बहुत से डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है। मैंने बहुत से रिस्क लेना स्टार्ट कर दिए थे। कई लोग जो है मेरे डिसीजन से एग्री नहीं करते, लेकिन एट द एंड जो मतलब आई एम सेटिस्फाइड विद द डिसीजन। तो मैं आई डोंट केयर अबाउट द पीपल्स ठीक है। कि लोग क्या सोचेंगे, कोई सोचेंगे नहीं, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। ठीक है। मेरी पर्सनल लाइफ है, तो उसके मुताबिक डिसीजन मैं लेता हूँ। मतलब सोच समझ के, उसको देख के जो डिसीजन लेता हूँ रिस्क वाले, ठीक है। तो उसके मुताबिक जब आपके 20-25 साल आपकी तो रिस्क में ले चली जाती है। ठीक जब है। आप में पोटेंशियल आ जाती है, आप चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, हम उसको कहते हैं कि मेच्योर लाइफ। ठीक है। मेच्योर लाइफ आपकी 25 से 30 साल तक की होती है। 25 से 30 साल होती है। अच्छा, ये पाकिस्तान में आपको भी पता होगा ये बात का, ये बहुत बड़ा डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं 30 के बाद शादी करनी है, कुछ लोग कहते हैं 20 का हो तो शादी कर देनी चाहिए, 25 का हो तो शादी कर दे। वो ये डिबेट तो बहुत बड़ी है, अगर इसके अंदर घुस जाए हम लोग। मैं कहता हूँ हमारे 2 दिन इसी में डिबेट में गुजर जाएं कि 25 साल में जाना है, 30 साल में जाना है, 18 साल में जाना है, 15 साल में जाना है। लेकिन यही है कि हमें पता नहीं कि बंदे ने कब चले जाना है दुनिया से। तो देखिए हर बंदा जब इस दुनिया में आ चुका उसने जाना तो लाजमी जाना है। तो लाजमी है। लेकिन इसमें ये होता है कि आप जो फैसले आपकी मेच्योरिटी लेवल में होते हैं ना, जब आप मेच्योर हो जाते हैं तो वो फैसले कभी गलत नहीं होते। हाँ जी। आप इस बात से एग्री करेंगे कि आप देखें मेच्योर लाइफ में आप, क्योंकि वो देखें वो जवानी वाला वक्त को गुजार चुका है। ठीक है। वो जवानी वाला वक्त वो गुजार चुका है। ठीक है। मतलब 18 साल वो इंसान की एनर्जी होती है कि यार मैंने ये करना है। हाँ जी। अगर आप उसमें उलझे रहोगे ना कि यार शादी के चक्कर में उलझे रहोगे तो आपकी बाकी चीजें साइड में चली जाएगी। बाकी आपका करियर करियर साइड में चला जाएगा। कुछ लोग कहते हैं। अच्छा, ये एक चीज है इसमें, आई एम सॉरी कि मैं ये शादी वाले टॉपिक को ज्यादा एक्सटेंड कर रहा हूँ, लेकिन इसमें ये चीज है, लोग कहते हैं कि नहीं यार वो जो आएगी वो अपना नसीब लेके आएगी। मेरे हिसाब से ये चीज गलत है। ट्रू इसमें ये बिल्कुल है कि नसीब लेके आना है। क्योंकि देखिए अगर आप मैंने आपको इसी भी बोला है कि आपकी जब लव मैरिज होती है तो आपकी चीजें आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। जब आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो अकेले अपनी उस टाइम होते हैं। वो तो है बिल्कुल ऐसे। आप फैसला करके मशवरा करके फैसला लेते हैं। तो इसलिए होता है कि अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा 9 to 5 जॉब कर रहा है, ठीक है। तो 9 to 5 जॉब करने वाली भी आएगी ना यार। हाँ जी, ऐसे ही है। तो ये भी उसमें एक थिंकिंग मेरे मुताबिक होता है। ऐसा होता है कई जगह लिखा गया है कि औरत अपना नसीब साथ लेके आती है। ठीक है। पर्सनली आई बिलीव इन दिस। वो भी होता है, लेकिन लेकिन अपनी स्ट्रगल यार आपने क्या किया, आपने पूरी लाइफ गुजार दी, हाँ आपने जी। पूरी लाइफ गुजार दी, आप इसी इंतजार में बैठे हैं कि यार जो आएगी वो अपना नसीब लेके आएगी। वही मैं बोल रहा हूँ। आपने क्या किया? मैं वही बात कर रहा हूँ कि मतलब कुछ लोग होते हैं इस बात पे छोड़ देते हैं। मैं मतलब इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कहता हूँ हाँ जो आएगी अपना नसीब देखेगी, लेकिन भाई आप भी तो कुछ करो ना। ऐसे ही है। आप पहले कुछ करोगे तो फिर आएगा ना। इसकी मिसाल यही है कि आप 20 साल आपके हो गए हैं, आपने स्टडी कंप्लीट कर ली, 22 साल आपने स्टडी कंप्लीट कर ली, आप बैठ के हो, हाँ जी। मैंने कोई जॉब नहीं करनी, मैंने कोई रिस्क नहीं लेना, मैंने कोई ना, बस इधर जिंदगी गुजार दी, इधर टाइम गुजार दिया, सो के खा लिया। उसके बाद आप कहते हैं कि यार कमा लेंगे ना यार, जो आएगी अपने नसीब साथ लेके आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। दिस इज रॉन्ग। ये हमें ये जो बहुत चेंज करनी चाहिए कि आप 18 से 20 साल के हो गए हो, उसके मुताबिक आप अपनी लाइफ स्टार्ट करो, अपने गोल सेट करो कि आपके गोल्स क्या है, आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है। बिल्कुल। गुड कि आपने अपने आप को मेच्योरिटी लेवल पे लेके आ रहे हो। ठीक। लेकिन जब आप स्टार्टिंग करेंगे, अपने हमेशा जो मेरे मैरिड दोस्त वगैरह हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि यार अपने बच्चों को एक रिस्क लेना सिखाओ। जी जी। उनको बोलो कि अगर आप उनको एक पेन भी दे रहे हो ना, तो हाँ उनको जी। बोलो कि बेटा अगर आपको ये पसंद है, हाँ जी। इफ यू लाइक इट, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दिस पेन, टेक दिस पेन। हाँ जी, बिल्कुल अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे वो लाख का है चाहे वो 50 का है,
तो वो आप वो नहीं लेना चाहिए। बेसिकली आपको पीपल प्लीजर नहीं बनना, हाँ जी, आपको पीपल प्लीजर नहीं, आपको जो अच्छा लगता है आपने वो करना है। जो अच्छा लगता है वो करना है, बिल्कुल ऐसे ही। इन अ गुड सेंस। हाँ जी, इन अ गुड सेंस कि अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो वो आपको इस लेवल के हो कि आपको बताइए कि यार मैं डिसीजन ले रहा हूँ, ये अच्छा डिसीजन है। ठीक है। बाद में आपकी फैमिली के इशू नहीं बनेगा, बाद में मेरी पर्सनल लाइफ में इशू नहीं बनेगा। वैसे तो बहुत से केसेस हैं हमारे कंट्री पे जो हम डिस्कस नहीं करते यहाँ पे, बिल्कुल तो मीन्स उस चीज़ को एक साइड पे करके ये एक चीज़ है कि यार जो भी डिसीजन लें सोच के समझ के रिस्क लाजमी लें। अगर रिस्क नहीं है, बिजनेस है, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, साथ एक्स्ट्रा आप अपना कर लें, एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब कर लें। आजकल आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन अर्निंग का हो गया, ऑनलाइन लोग बहुत से ज्यादा ऑनलाइन अर्निंग देख रहे हैं। बिटकॉइन हो गया, बहुत से शेयर आ गए, टिकटॉक हो गया, सोशल मीडिया, हमें तो इन चीजों को पता भी नहीं है। हाँ, पता हमें इन चीजों को पता भी नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी स्टडीज कंप्लीट करके पाकिस्तान से निकले थे दुबई के लिए, तो ये चीजें हमें उस टाइम थी नहीं, उस टाइम ये चीजें अवेलेबल नहीं थी हमें को, मतलब हमारा इंटरेस्ट नहीं था। हमें पता था कि यार जॉब करनी है या बिजनेस करना है तो पैसा कमाना है। जो पैसे की स्मेल होती है जब आप एक नोट हाथ में पकड़ते हैं तो वो स्मेल आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो अच्छा, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं। मैंने नई एक जॉब शुरू की। मैंने कहा यार, मैं एक दिन गया, 2 दिन गया, मैं थक गया यार, मुझसे नहीं होता। घर आया, मैं बताया यार थक गया। कहते हैं जब तुम्हारे हाथ में सैलरी आएगी ना तब तुम देखना। और बिल्कुल ऐसा ही है, जब सैलरी आई है ना फिर मैंने कहा नहीं, मैंने और काम करना है, मैं और करूंगा। ऐसे ही मैं ये नहीं कहता कि आप जॉब छोड़ दें, हाँ जी, जॉब करें, लेकिन उसके अलावा आप ना भी हमारी करें। हमारी जो बेसिकली हम जब निकले थे ना पाकिस्तान से, तो हमारी मतलब उस टाइम फील्ड भी नहीं थी। ठीक है, अब यकीन माने कि दुनिया में बहुत सी फील्ड है काम के लिए, बहुत सी फील्ड हैं। टेक्नोलॉजी को देख लें, आपने पॉडकास्ट को शुरू किए हुए है, मतलब बहुत सी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। यार अब तो वो सीन ही नहीं रहा कि हमारे यहाँ बच्चा 12 से 18 साल में अपनी जॉब करता है, उसको आर्मी भेज दो, हाँ, इसको डॉक्टर बना दो, डॉक्टर बना दो, काम बनाना है ये भी नहीं पता, किस फील्ड में जाना है ये भी नहीं पता, इसको किसी दुकान पे लगवा दो, इसको किसी शॉप पे लगवा दो। यार अब फील्ड बहुत ज्यादा आ गई है, सिर्फ बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गया। बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया। आपके पास चांसेस बहुत ज्यादा हैं, आपके पास मौके बहुत ज्यादा हैं। हाँ जी, एक्सप्लोर तो करो। बिल्कुल ऐसा ही है। अब टाइम दो उस चीज को, टाइम दो, समझो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप जॉब कर रहे हो, इट्स गुड, आप मतलब एक जिम्मेदारी वाला काम कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ऑनलाइन आपकी सोशल मीडिया एप्स हैं, ऑनलाइन आपकी बिजनेस है, पार्ट टाइम जॉब हैं बिल्कुल जो ऐसा आपको हेल्प करती हैं कि आप मजीद आपको बूस्ट करती हैं। ठीक। जिंदगी में एक ऐसा टाइम आता है कि जहाँ पे आप सोचते हो कि यार नहीं, बस मैं थक गया हूँ इससे, मुझे बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा हम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इनपुट हम दे रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं हो रहा। हाँ जी, बस अब इसी के साथ एक और डिबेट मेरे दिमाग में आ जाती है, एक्सपैंड होता चला जा रहा है। टेक्नोलॉजी की हमने बात की, टेक्नोलॉजी का आने का काफी लोग कहते हैं, स्पेशली हमारे साउथ एशियन साइड पे कहते हैं नहीं यार टेक्नोलॉजी आ गई है, साढ़े बच्चे बिगड़ गए ने, ठीक है, इस तरह करके बात होती है। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी जितनी एक्सपैंड हुई है, ठीक है, उसके मतलब कॉन्स है, लेकिन प्रोज भी बहुत ज्यादा है। आपकी जॉब एक्सपैंड हुई है, जैसे हफीज भाई बता रहे हैं कि ऑनलाइन अर्निंग के सोर्सेज काफी ज्यादा है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही तो ये चीजें भी हैं, तो आप एक बार मतलब बच्चों को एक्सप्लोर तो करने दें, पहले बच्चे एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, एक कौन सा उनसे बचाना है आपने, उन्हें थोड़ा सा मॉनिटर करें उन्हें, लेकिन वो साइड भी एक्सप्लोर करने दें। यही नहीं है कि डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। आप डॉक्टर बना इंजीनियर वाली बात नहीं रही, बात रही है ऑनलाइन अर्निंग के साइड पे भी देखें, काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं। आई थिंक प्लेटफॉर्म का नाम ले सकते हैं ऑनलाइन भी अभी पॉडकास्ट पे, तो फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, इस तरह करके प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा अर्निंग के लिए। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। तो पिछले महीने मेरी एक इन्फ्लुएंस से बात हो गई थी। मैंने उनसे पूछा कि यार आप मतलब क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार जितना हार्ड वर्क आप करते हो ना, मैं उतना तो नहीं करता, हाँ जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको आउटपुट मुझे बहुत ज्यादा मिला। हाँ जी, मैं एक शॉप में चला कि यार ये इसने बात क्या की कि यार मैं तो इतनी हार्ड वर्क करके आया, ठीक है, और इतने मतलब बहुत सी चीजें हैं जो उसको लेके उनको साथ लेके आया। जब आप हार्ड वर्क करने निकलते हो, स्ट्रगल निकलने का, तो आपको बहुत सी चीजें होती हैं जो आपका साथ नहीं भी देती, उसमें कुछ साथ देती हैं, कुछ नहीं देती। ठीक है, मैंने उससे पूछा कि यार ठीक है, तुमने कहा कह दिया कि यार इतना मैं नहीं करा जितना आप कर रहे हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग वेरी वेल। इसके पीछे राज क्या है, मुझे बताओ, मुझे समझाओ क्या चीजें हैं। तो मैंने जब उससे पूछा, कहता है कि यार देखो हमारा काम ये है कि हमने 9 to 5 जॉब हमारी बिल्कुल भी नहीं है,
हमारा दिल किया हमने किया, हमारा दिल किया हम चुप करके सो गए, हमारा दिल किया हम बाहर निकल गए। तो फ्री टाइम है उस चीज में। आप इनिशियली आपको टाइम देना पड़ेगा उस टेक्नोलॉजी में। इनिशियली आपको बहुत से चैलेंजेस आएंगे। आप कहोगे मुझे कोई सिखाने वाले नहीं है, यूट्यूब से वीडियो देखेंगे। यूट्यूब से बहुत ज्यादा वीडियोस लेके लोग काम कर रहे हैं। तो उस चीज को मतलब मैं एक्सप्लोर कराना चाहता हूँ कि यार अगर आपने करना है ना, आपका माइंडसेट आपने क्या है कि यार मैंने एक मोटिव बनाना है, एक गोल बनाना है, मैंने उसको अचीव करना है। इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी का साथ लेना ही पड़ेगा। विदाउट टेक्नोलॉजी आप किसी भी शॉप पे जाएंगे आपको रजिस्टर कॉपीज वगैरह में खाते नजर नहीं आएंगे। आजकल सारे ऑनलाइन आ गए हैं। तो टेक्नोलॉजी आपका बेनिफिट करती है अगर आप उसका इस्तेमाल ठीक कर रहे हो। चैट जीपीटी आ गया मार्केट में, एआई आ गया है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनकी वजह से जॉब चली जाएंगी, बहुत बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं, उसको आप सीखिए तो सही, उसकी टेक्नोलॉजी में जाए तो सही यार वो कितना बेनिफिट है। जहाँ पे आपको किसी भी चीज को डिजाइन करने में, किसी चीज को एडिट करने में आपको घंटों लगते थे, अब वो मिनटों में हो रही चीज। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब लोग कहते हैं, मैं एक अपकमिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, लोग मुझे कहते हैं कि अब एआई आ गया, तुम्हारी जॉब गई खत्म। लेकिन मैं सोचता हूँ नहीं, पता है क्यों? जीपीटी या एआई कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑपरेट तो ह्यूमंस ने ही करना है ना। वही बात है, हमने ऑपरेट करना है। जब तक हम ऑपरेट उसको नहीं करेंगे तो वो नहीं चल सकती चीज। बिल्कुल ऐसा है। ऐसे ही आप एक चीज बना रहे हैं, आपने कहा कि आप फ्यूचर में सॉफ्टवेयर डेवलपर बन रहे हैं। जी जी। आज चीज को बना के रख देते हो, कोई इसको यूज नहीं करता। आपके बनाने का मकसद वही ना, आपकी वो एक्सप्लोर ही नहीं होनी चीज। हाँ जी बिल्कुल। जब तक उसको कोई यूज नहीं करेगा, जब तक उसको कोई उसमें ग्लिच नहीं आएंगे, कोई इसको यूज नहीं करेगा, कोई उसको यूज तो नहीं होएगा। तो मतलब इंसानों की फैसिलिटी के लिए चीजें बनाई गई हैं। चैट जीपीटी बनाया गया है, तो उसको आपको फील्ड दी है कि इसमें आप इस्तेमाल भी करो। तो इस्तेमाल करने के लिए बंदों की जरूरत है। लेकिन उसमें ये हो गया कि आपका टाइम बच गया, आपका टाइम बच गया, आपकी मैन पावर बच गई है। और आपकी जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डिजाइनिंग की या सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर आप एआई की मदद से पहले एक स्टेप आने से पहले अगर आप एक दिन में एक सॉफ्टवेयर बनाते थे, तो आज एक महीने में अगर आपको सॉफ्टवेयर कंप्लीट होता, आज एक दिन में वो कंप्लीट हो रहा है। बिल्कुल। आपके पास चांसेस हैं कि आप उस कोड वर्क करके उसको यूज करके आप महीने में 30 सॉफ्टवेयर बनाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। बात पता है क्या है, कुछ हद तक ये लोग ठीक भी है कि जीपीटी आ गया, बंदे खराब हो रहे हैं। पता है आजकल के बच्चे ऐसे करते हैं कि चलो जी काम मिला है, जीपीटी को देते हैं, ये सारा काम कर देगा। वो गलत है, वो मैं भी मानता हूँ गलत है। लेकिन इसके यूजेस अच्छे भी हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, एक अब आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, आपको आइडियाज चाहिए, आइडियाज आप उससे लें, लेकिन अपने तरीके से उसको मतलब करें आइडियाज को जो है। तो वही बात आ जाती है कि देखिए इसमें एक चीज ये है कि आपने हमेशा कोई भी चीज परफेक्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं है। परफेक्ट नहीं है। आपको इस्तेमाल, देखिए आपने इस्तेमाल का तरीका आपके ठीक होना चाहिए। True, ऐसे ही है। आप अगर गलत तरीके इस्तेमाल करेंगे वो तो सही से सही चीज भी गलत हो जाएगी। नेगेटिव, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि नेगेटिव आपके पास सोचने के लिए बहुत सी चीजें हैं। हाँ जी। नेगेटिव अगर हम इधर बात करें तो हम इस रूम में सर्च करें कि हमें नेगेटिव चीजें बहुत मिलेंगी। हाँ जी। लेकिन पॉजिटिव क्या है हम उस पर फोकस नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप पॉजिटिव चीज को देखें, दिन में अगर 24 घंटे है ना, तो 1 घंटा अगर आपके टाइम का वेस्ट हो रहा है ना, कोई बंदा आपको कोई भी बोल देता है, मुझे आके कुछ बोल देता है, तो मैं उसको उसके 1 घंटे के पीछे अपने 24 घंटे जाहिर नहीं कर सकता। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही तो है। बात ये है, मुख्तसर सी बात है कि आपको नेगेटिव चीजें थिंकिंग, अगर उस बात को मैं सोचता रहूं तो मेरे 6 घंटे 8 घंटे इसी में चले जाएंगे। यार बंदा आया, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसको नहीं बोलना चाहिए था। हाँ जी। उसको मैं सोच सोच के अपना जो आने वाला टाइम है, देखिए जो आपका पास्ट गुजर गया आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। पास्ट जो आपका गुजर गया आप उसको बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकते। जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है हाँ जी। आप उसको मैनेज कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही। उसको डिजाइन कर सकते हो कि आपने ऐसा गुजारना है, आप उसमें ये चीज ऐड कर सकते हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। ये आपके गोल्स हैं, ये आपकी जो पास्ट गुजर गया वो गुजर गया। जैसे लोग कहते हैं कि यार, लोग कहते हैं यार हमारा पास्ट बहुत था, हमें किसी ने सिखाया नहीं है, हमें किसी ने कुछ गाइड नहीं किया। मैंने उनको बोलूं यार आप चीज उसको डिस्कस कर रहे हो ना, तो आपको प्रेजेंट का टाइम ये भी गुजर जाएगा और जो फ्यूचर है वो भी गुजर जाएगा। हाँ जी। तो उस चीज को कंप्लेन करने की वजह से सीखें आपकी आपने क्या मिस्टेक की, इसके आपको आप काम को उसको और मजीद एक्यूरेट करके बयान करें, मजीद एक्यूरेट, उससे अच्छा। हमेशा मैंने भी बहुत मिस्टेक की हैं। बचपन में मैंने बहुत ज्यादा मार खाई अपने पेरेंट्स से, बचपन में मैंने बहुत ज्यादा गालियां सुनी अपने पेरेंट्स से, मोहल्ले के लोगों से, शहर के लोगों से। तो मैंने उन चीजों को सीखा है। बर्दाश्त, सब्र
और ये चीजें जो होती हैं आपको सिखा देती हैं सब्र और तवक्कुल रखना चाहिए। सब्र और तवक्कुल। मैं जब आपको पर्सनली बताऊं, जब मैंने दुबई में आया था तो मुझे किसी की सपोर्ट नहीं थी। ठीक है। एक खुदा पे तवक्कुल था, एक अपने गोल से। और उसके बाद मुझे पता चला कि यार जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो ना, अगर आप उस डायरेक्शन में आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो तो लोगों की परवाह ना करो। ठीक है। ये वही लोग हैं जो आपको इस टाइम आपको गिराएंगे। जब आप कुछ बन जाएंगे, किसी मकाम पे पहुंचेंगे, यही लोग बोलेंगे कि यार हमारा भाई था, हमने गाइड किया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये ऐसे ऐसे केसेस मेरे साथ बहुत हुए हैं। हाँ जी। ऐसे केसेस मेरे साथ बहुत ज्यादा हुए हैं। तो मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ शख्सियात हैं मेरी जिंदगी में, तो उन्होंने बहुत मुझे डाउन करने की कोशिश की। बहुत मतलब आप एक गोल पे फोकस कर रहे हो, उस गोल से आपको हटाने की कोशिश की। वो कह रहे होंगे यार ये तो ऐसी ही चीज है, क्या कर रहा है तू। ऐसे ही है, छोड़ो इसका, ये बेनिफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका बेनिफिट भी है, लॉस ज्यादा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, किसी और जगह लगा लो, कुछ 9 to 5 जॉब कर लो। तो जो फर्स्ट 3 मंथ है ना, उसमें मैंने बहुत ज्यादा, एक कह सकते हैं कि आप डिप्रेशन के मूड में, डिप्रेशन स्विच ऑन हो गया था। तो क्योंकि देखो आपका जो, मेरा ये मानना है कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपको बनाता है। ठीक है। अच्छे एनवायरनमेंट में, पॉजिटिव में आप रहेंगे। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ये रहा है कि मुझे जो लगता था ना कि यार मैं आपके साथ बात शेयर की, आइडियाज शेयर किए, अगर आप मुझे कहेंगे कि यार नहीं यार ये तो अच्छा नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो डीमोटिवेट करने की तो उसको मोटिवेट करें। बात पता है क्या है? बंदे की सुननी चाहिए। मतलब अब फॉर एग्जाम्पल है, ये जो रिकॉर्ड कर रहा है हमारा दोस्त, ये बैठा हुआ है, ठीक है, ये हमें कोई आइडिया दे रहा है। अब मैं इसको बोलूँ नहीं यार तेरा आइडिया ठीक नहीं है, भाड़ में जा, पीछे हट। ऐसे ऐसा नहीं होता। आपको अगर अपनी मनवानी है तो आपको दूसरे की भी सुननी पड़ती है। हो सकता है दूसरे का आइडिया वाकई काम का हो, ऐसे अच्छा हो। ऐसे ही। अच्छा, आपने मिस्टेक्स की बात की है, जी जी। तो ये सवाल मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन मैं आपसे भी करना चाहूंगा कि कोई आपने कभी ऐसी मिस्टेक की हो जिसका आपकी पर्सनैलिटी पे पक्का ब्लूप्रिंट लग गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अभी तक नहीं। ऐसे कुछ नहीं है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, होना भी ऐसे ही चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं की। हाँ जी। और खोनी भी नहीं चाहिए, ऐसे कोशिश बनने पे ही करनी चाहिए कि मिस्टेक्स ना ही करे, ऐसे ही। जितना मिस्टेक से बचे। ये छोटी-छोटी हो जाती है। ये आपकी गैदरिंग पे डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। गैदरिंग पे डिपेंड करता है। जब मैं पाकिस्तान में था तो मेरी गैदरिंग ऐसे ग्रुप से ठीक है। हुई थी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ था उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद आपको लगा था कि यार नहीं ऐसे, मतलब मैंने एक कमरे में बैठ के अपने आप से सवाल किए थे, ठीक है। जो सवाल किए थे, और उसमें ये था कि यार देखो जिस राह पे तुम हो ना, ये राह ठीक नहीं है, ठीक है। ये रास्ता ठीक नहीं है। आने वाले फ्यूचर में आपको ऐसी हर्डल्स आएंगी, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आपके साथ कोई नहीं खड़ा, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली ये कहूँ कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा तो मैं आई एम इन द राइट डायरेक्शन। हाँ, ऐसे। अगर आपके साथ लोग हैं, अगर आपके साथ पूरा एक 100 बंदों का ग्रुप चल रहा है, तो मुझे वहां पे शक होता है। कभी कभी आप अकेले से ही होते हो और अकेले। वो 100 लोग अकेले गलत गाइड जो करते हैं। डिसीजन अकेले में मैं लेता हूँ, अगर मैंने कोई डिसीजन लेना है, मैंने कुछ चीज के बारे में सोचना है, तो मैं अकेले बैठ के सोचता हूँ। ठीक है। अकेले में डिसीजन, तन्हाई में जो फैसले होते हैं वो कभी गलत नहीं होते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है। मे बी कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार नहीं ऐसा, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मशवरा करके लेना चाहिए, इट्स गुड। लेकिन मशवरा आप किसी के साथ कर रहे हो, अगर आपको अच्छा जवाब दे रहा है, आपको अच्छा मशवरा दे रहा है, तो हाँ उसकी सुनो। ऐसी बात। लेकिन अगर आपको वही बंदा जिससे आप डिस्कस कर रहे हैं, अपने एक सीक्रेट बता रहे हैं, अपने गोल्स बता रहे हैं, अगर वो बंदा आपको कह रहा है कि यार नहीं यार ये तो अच्छे नहीं है, ये ऐसा नहीं है, तुम ऐसा करो, ऐसे शॉर्टकट आपको बता रहा है, हमेशा शॉर्टकट्स आपको मरवाते हैं, हाँ जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। शॉर्टकट्स आपको मरवाते हैं। तो उस बंदे से मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेता हूँ। मुझे पता चल जाता है कि यार नहीं, ये बंदा लॉयल नहीं है। जो बंदा अपने आप के साथ लॉयल नहीं है, वो किसी के साथ लॉयल नहीं है। ठीक है। ये मेरी पर्सनल जिंदगी एक्सपीरियंस है, जो मैंने स्ट्रगल्स किए हैं, 0 से मैं स्टार्ट हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन पे हूँ। तो इसमें दौरान में बहुत से लोग मुझे मिले हैं, ठीक है। मैं काउंट नहीं कर सकता, लेकिन हजारों की तादाद में लोग थे। ठीक है। स्टडी से लेके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उसमें बहुत से लोग मिले हैं मुझे। बिजनेस में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग मिलते हैं, लेकिन ऐसे ही है। सुनो सबकी, करो जो आपके माइंड में वही करो। करो जो आपके माइंड में हुई है। तो आई थिंक काफी लंबा हो गया। पहले तो आप ये बताओ कि आई कैन नॉट लीव माई मोहितोस, इसी वजह से मैं बार बार सिप करता जा रहा हूँ। हफीज भाई आप भी पिए ना, आपको वो भी रख के दिया हुआ है। एनीवेज, बिल्कुल। तो मेरा जो यूथ है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनको यही मैसेज है, देखें सही गलत हर चीज में आपको नहीं पता है। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आप अपने बेनिफिट के लिए यूज करें, टेक्नोलॉजी को साथ लेके आप ग्रो करें।
कोई भी ऑनलाइन इस तरह प्लेटफॉर्म आपको मिलता है अर्निंग के लिए, वो करें आप, ठीक है। और ये है कि दूसरों की नहीं सुने, जो बंदे आपको ठीक लगे, ठीक है, अपने घर वालों की सुने, वो भी आपको आपकी भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये है कि कुछ लोग ऐसा भी होते हैं कि आपको नीचे रखने के लिए कर रहे होते हैं। आपको ये है कि अपने दिल की सुने पहले, दूसरा अपने क्लोज वन की सुने, क्लोज रिलेटिव्स की सुने जो आपका अच्छा चाहते हैं, ठीक है। तो बाकी बहुत अच्छा लगा हफीज भाई आप आए, आपने Thank you so much. बहुत लंबी एक कन्वर्सेशन की, हमने शादी से टॉपिक शुरू किया, शादी से टेक्नोलॉजी भी गया, बहुत मजा आया आपसे कन्वर्सेशन करने का। थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जी जी हम चाहेंगे कि आप दोबारा हमें इनवाइट जी इंशाल्लाह सर, जरूर आपको दोबारा भी इनवाइट करेंगे। तो बाकी क्योंकि मुझे वाकई आपको बताऊं बहुत मजा आया कन्वर्सेशन का ये, क्योंकि हमने बहुत वाइड कन्वर्सेशन की है, हमारे देखने वालों के लिए भी काफी बेनिफिशियल चीजें हैं बीच बीच में। तो आप पॉडकास्ट को पूरा देखें और हमारी कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे रहा है। थैंक यू सो मच फॉर Thank you so वॉचिंग much. मसाला माइक। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।